नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ नम्रता चैनल पर। जहां हम इस क्लास में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के पीवाईक्यू के बारे में, यानी कि हिस्ट्री का जो पीवाईक्यू है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले जो है मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए रखे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। हम क्या है क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारा सूची 1 है, सूची 2 है, इसको दोनों को मिलाना हुआ है। तो इसमें है जो अमीर हाजिब, तो अमीर हाजिब है, बी है मीर अर्ज, सी है जो है आपका मुशर्रिफ और डी है आपका बरीद। तो इनको जो है सूची 2 से मिलाना है कि कौन किससे जो है मेल खाता है। तो इसमें जो आपका अमीर हाजिब है उसे हम मुख्य प्रबंधक के नाम से जानते हैं, और जो मीर अर्ज है उसे जो है केंद्र में सेना का प्रमुख होता था। यानी कि जो मीर अर्ज होता था वो सेना का क्या होता था, प्रमुख होता था। और मुशर्रिफ जो था वो लेखाकार था, और बरीद आपका गुप्तचर अधिकारी था। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। ए है आपका कि चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीत और नृत्य सम्मिलित है, जो हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान हरि की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। बी है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का हकयाक हिंदी वैष्णव संतों के भक्ति गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है। सी है कर्नाटक की महादेवी अक्का, कश्मीर की लल्लेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान को प्रेम करने की उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनिया शादी से मेल बिठाना संभव नहीं है। या फिर डी है कश्मीर के शेख जो नूरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार कर एक शुद्धावादी आंदोलन की शुरुआत की। तो यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी जो है हमारा कहता है कि कश्मीर के जो शेख थे जिनका नाम था नूरुद्दीन ऋषि, उन्होंने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार कर दिया और एक जो है शुद्धावादी आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद जो है हमारा 31वां क्वेश्चन है कि 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया है। तो इसमें आपका ए है तबकाते नासरी, ये है आपका तबकाते अकबरी, बी है आपका अकबरनामा, सी है आपका मुंतखब तारीख और डी है आपका मुनसात ए नमकीन। तो जो इसका राइट आंसर है वह है मुनसात ए नमकीन। तो इसमें जो मुनसात ए नमकीन नामक हमारा फारसी ग्रंथ है, इसमें जो है 1568 में अकबर ने द्वारा जारी किया गया चित्तौड़ का फतेहनामा के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। यानी कि जो मुनसात ए नमकीन है वो एक फारसी ग्रंथ है जो 1568 में अकबर के द्वारा जारी किया गया था, और इसमें जो है चित्तौड़ के फतेहनामा के विषय के बारे में पूरी की पूरी हमें जानकारी मिलती है। मीर अब्दुल कासिम नमकीन की मुनसात ए नमकीन 1598 में मुगल काल के सामाजिक, आर्थिक तथा जो सांस्कृतिक परिवेश है उसको समझने के लिए जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद जो है हमारा 32वां क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना हुआ है। तो पहला है ए है निजाम शाही राज, बी है कुतुब शाही राज, सी है आदिल शाही राज और डी है मराठा राज। तो इसको जो मिलाना है, ए एक जो है आपका है 17वीं शताब्दी के मध्य से, बी है आपका 1489 से 1686 और तीसरा है आपका 1489 से 1636 और चौथा है आपका 1512 से 1687। तो इसमें आपको मिलाना हुआ है। तो पहला देखेंगे जो निजाम शाही राज है वो 1489 से 1636 ईस्वी, कुतुब शाही राज 1512 से 1687 ईस्वी, आदिल शाही राज जो है वो 1489 से 1686 ईस्वी, और जो आपका मराठा राज है वो 17वीं शताब्दी के मध्य तक। 33वां क्वेश्चन है जो हम देखेंगे वो है कि मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो वह कहलाता था, यानी कि जो मुख्य काजी था जब वो शाही कैंप के साथ चलता था तो उसे हम काजी अस्कर के नाम से जानते थे। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था, जो शाही कैंप के साथ चलता था तो वह काजी अस्कर कहलाता था। मुगल काजी को काजी उल कुज्जात के नाम से जाना जाता था। यह न्यायिक विभाग का जो है मुख्य होता था। औरंगजेब के शासनकाल से पहले सद्र उसुदुर इस कार्य को करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में शरीयत को लागू करना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। मुख्य काजी होने के नाते सूबा, सरकार, परगना, शहरों के स्तर पर काजियों की नियुक्ति का कार्य उसके जिम्मे था। सेना के लिए एक अलग काजी होता था। ग्राम समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है।
तो जो है ए है कि बर्नियर के अनुसार भारतीय किसान स्तरीकृत नहीं थे। बी है ग्राम समुदाय आंतरिक विरोधाभास और अंतः शोषण से भरा हुआ था। सी है आपका कि उच्च वर्गीय किसान उत्तर भारत में खुद आकाश, राजस्थान में जो है घरूहला और महाराष्ट्र में मीर सरदार के नाम से जाना जाता था। डी है आपका निम्न वर्गीय जनसंख्या फसल के समय खेतों में काम करने के लिए सुरक्षित थी, उनसे बेगार भी करवाई जाती थी। तो जो इसका राइट आंसर है कि इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है, तो वो है ए, यानी कि बर्नियर के अनुसार भारतीय किसान जो है स्तरीकृत नहीं थे। ग्राम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 35वां क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है, उसका तर्क आर दिया गया है। तो अभिकथन ए जो है कि 1574 में अकबर ने अमीरों, नौकरशाहों, सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवा तंत्र में बदल दिया। यह मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन तथा सैन्य दल के आकार को इंगित करता है। और उसका जो आर यानी कि जो तर्क दिया हुआ है वह है कि व्यवहारिक स्तर पर बहुत छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी शेष अधिक मनसबदार थे और किसी अधिकारी की जो पदोन्नति है या पदावनति है इस तथ्य से निर्धारित होती थी कि उसके अधीन कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए। तो अगर आपको ऐसे आंसर है तो क्योंकि लगा के देखिए कि नीचे जो तर्क जो उसको जो है सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है क्योंकि इस ऊपर में भी मनसबदार की बात की गई, नीचे भी मनसबदार की बात की गई है। तो इस तरीके से जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वह है ए और आर दोनों सही है और आर ए है जो है सही व्याख्या करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से दिन की शुरुआत करना, दैवी आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। और बी है दर्शनीय संप्रदाय इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो है ए और बी जो है वो दोनों सही हैं, किंतु ए जो है वो सही व्याख्या नहीं है आर का असल में, क्योंकि दोनों है दो चीज़ों की बातें करते हैं। पहला बादशाह की बात करती है और दूसरा जो है एक अलग ही संप्रदाय है जिसका नाम है दर्शनीय संप्रदाय। तो ये दोनों आपस में तो सही हैं लेकिन एक दूसरे से जो है कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ये मुगल बादशाह अकबर ने झरोखा दर्शन की जो है परंपरा की शुरुआत की थी और झरोखा दर्शन प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति और विस्तार देना था। झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से दिन की शुरुआत करता था, देवी आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। मुगल बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करने वाली आम जनमानस को दर्शनीय संप्रदाय के नाम की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं वतन जागीर। तो जो वतन जागीर है एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? तो जो इसका भू राजस्व है ए है आपका खालिसा भूमि का, बी है आपका पैवाकी भूमि का, सी है आपका वतन जागीर के आय का और डी है आपका वतन जागीरदारों के अतिरिक्त आय का भाग का। तो जो इसका राइट आंसर है सी वतन जागीरदारों की आय का भाग, यानी कि वतन जागीर मुख्यतः राजपूतों को प्रदान की जाती थी। इसका प्राय उनको अपने क्षेत्र में उनकी जागीर के रूप में दे दी जाती थी। यदि किसी मनसबदार की वलन जागीर से प्राप्त आय उसके वेतन से कम होती थी तो उस मनसबदार को इसकी पूर्ति हेतु अतिरिक्त जागीर प्रदान की जाती थी। उसके बाद हमारा 38वां क्वेश्चन है कि इरफाम हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान की कि मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 तथा 125 बिलियन पर स्थिर रही को तर्क देते हुए अस्वीकार किया कि ए है किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह से बह गए, बी है उसे अकबर के काल की प्रति एकड़ उपज की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णित किया, सी है उसने जब्ती प्रांतों एवं दूसरे इलाकों में फ़र्क नहीं किया, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि इरफाम हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान की मुगल की भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 तक 125 बिलियन पर स्थिर रही को यह तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है अकबर के दरबार में जो पहला साहित्यिक कार्य हुआ था वह उसके दादा द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद था, बी है बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था जो बैरम खां के पुत्र तथा तुर्की भाषा के कवि थे, सी है हिंदवी को सूर सुल्तानों के 1540 से 55 के द्वारा अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। बताया जाता है कि प्रथा लोदी सुल्तानों ने शुरू की थी। बाबर कहता है कि ज़्यादातर अफगान फारसी नहीं बोल पाते थे।
डी है आपका अकबर के दरबार में शेख याकूब फारसी उन महान विद्वानों में से एक थे जो ईरान आकर भारत में बस गए थे। जो इसका राइट आंसर होगा यानी कि इसमें कौन सा कथन जो है जो सही नहीं है वो है डी, यानी कि अकबर के दरबार में शेख याकूब फारसी के उन महान विद्वानों में से थे जो ईरान से आकर भारत में बस गए थे। गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज मंडल का नेतृत्व किया। 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहाँ 2.5 वर्षों तक रहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शाही महिला इस मंडल का हिस्सा नहीं थी? तो ए है आपका हामिदा बानो बेगम, बी है सलीमा सुल्तान बेगम, सी है गुलनार आगा और डी है आपका कुलसुम खानाम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि जो गुलबदन बेगम ने जो जो हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था उसमें जो है हामिदा बानो बेगम यानी कि अकबर की जो माँ थी वो इसमें शामिल नहीं थी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं वो है हमारा कि भक्ति आंदोलन के बारे में हुए कथनों पर विचार करें। रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भास में शूद्रों को वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें कौन से कथन पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सही हैं। उसके बाद बी है कि ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी भगवत गीता की मराठी में की गई व्याख्या टीका है। सी है चैतन्य के शिष्य चंडीदास ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में बताया है कि चैतन्य किस तरह से निम्न जात के लोगों से मिलते जुलते थे। डी है आपका कि 17वीं शताब्दी में एक सूफी ग्रंथ मिरातुल असरार में कबीर को एक फिरदौसी सूफी बताया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका जो है सी, यानी कि ए बी डी। और ए बी डी जो है आपका वो बिल्कुल का बिल्कुल सही है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित उक्त कथनों में से रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भास में शूद्रों को वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया था। बी है दूसरा है आपका कि ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी भगवत गीता की मराठी में टीका है। 17वीं शताब्दी में एक सूफी ग्रंथ मिरातुल असरार में कबीर को एक फिरदौसी बताया गया है। ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। चैतन्य भागवत नामक पुस्तक के रचनाकार जो हमारे वृंदावन दास थे, न कि चंडीदास थे। तो यानी कि जो हमारा चैतन्य भागवत नामक पुस्तक के जो रचनाकार हैं उनका नाम है वृंदावन दास। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ए है फतेहपुर सिकरी जो हमारा मेहरबदार है और धरड़ी स्तंभदार शैलियों का कौशलपूर्वक सम्मिश्रण है। बी है आगरा के किले में फतेहपुर सिकरी के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर की प्रमुख सामग्री थी। सी है आपका फतेहपुर सिकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी। डी है आपका अकबर स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। तो जो इसका राइट आंसर है यानी कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है तो वो है सी कि फतेहपुर सिकरी की योजना अकबर के धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 43वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय थी। तो ए है आपका शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बी है सी है इस्लाम शाह का मकबरा, डी है पुराना किला। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वह है बी, यानी कि हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा ही ऐसा मुगल कालीन स्थापत्य है जिसकी प्रेरणा ईरानी वास्तुकला से और उसकी मूर्ति रूप जो है भारतीय थी। इस मकबरे की वास्तुकार मिराक मिर्जा धियात थे। जो आपका 44वां क्वेश्चन है वो है कि चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ये है कि मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर मुसलमानों की अपेक्षाकृत कम सख्त था। हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच विशेषकर भवनों की दीवारों चित्रकारी करने की प्रथा पहले से थी। मुगल बादशाहों ने लघु चित्र को जिस कला को संरक्षण बढ़ावा दिया वो असल में आरंभ में ईरानी चित्रकला की शाखा थी, जिसमें रेखाओं पर जोर दिया जाता था, ब्योरों की काफ़ी ध्यान दिया जाता था और संदर्भ के प्रति सूचित निरपेक्षता होती थी। डी है आपका कि मशहूर चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो है अकबर के साथ भारत आए थे। तो जो है अकबर के साथ भारत नहीं आए थे, ये जो है हुमायूं के साथ भारत आए थे ईरान से। तो जो है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है तो वो है हमारा डी। तो डी जो है हमारा जो है इसमें राइट आंसर है, यानी कि कथन सही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन है कि फ़ारसी किताब है और क्षेत्र है, इसको आपस में मिलाना हुआ है। तो जो है ए है खुलासत उल अल तारीख, बी है मिरातुल हकीकत, सी है रियासत उल सलातीन, डी है तुहफ़ात अल किराम।
क्षेत्र है इसमें सिंध है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। तीसरा आपका गुजरात, दिल्ली, आगरा है और चौथा आपका बंगाल और उड़ीसा है। तो फारसी खिताब है और क्षेत्र है। तो इसमें हम देखते हैं खुलासुत अल त्वारिक जो है वो बंगाल और उड़ीसा में, मिरातुल हकीकत गुजरात, दिल्ली, आगरा में, रियासत उल सलातीन जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और डी आपका तुहफात अल किराम जो है वो सिंध से। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन भारत के उत्पादकों द्वारा तकनीकों के विस्तार तथा मशीनीकरण की अपेक्षा अनेक कारणों से थे। तर्क है आपका किसी भी सुधार में जोखिम था, उसके लिए पूंजी की जरूरत भी थी। हिंदुस्तानी कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वे ऐसे किसी भी कोशिश में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीकी सुधार का दायरा वहीं तक सीमित रहता था जो राज्य या कुछ धनी व्यापारियों के द्वारा शुरू किया जाता था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ए और आर जो है दोनों की जो है आंशिक व्याख्या करता है। मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों तथा तकनीकों के विकास तथा जो मशीनीकरण की अपेक्षा के अनेक कारण थे, क्योंकि मुगल काल में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसी भी सुधार पर जोखिम तथा उसके लिए पूंजी भी जरूरी थी। हिंदुस्तानी कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वैसे किसी भी कोशिश में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीकी सुधार का दायरा वहीं तक सीमित रहता है जो राज्य या कुछ धनी व्यापारियों द्वारा शुरू किया जाता है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैपिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एक ईश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ जो है यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी। ए है जॉन विल्सन, बी है विलियम एडम, सी है आपका विलियम विलर फोर्स और सी है आपका चार्ल्स ग्रांट। जो इसका राइट आंसर है वो है बी, यानी कि जो थे विलियम एडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो वो है हमारा ए है मिल अपने समय के एक प्रमुख उपयोगितावादी थे। बी है आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारी पर अधिक निर्भर था। सी है कि उसने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतरण पश्चिम विचारों से ओतप्रोत था। डी है कि उसने प्राचीन भारतीय संस्कृतियों पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यवादियों द्वारा व्यक्तव्य किए गए विचारों को स्वीकार किया। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो वो है हमारा डी, यानी कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जेम्स मिल के अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी उपयोगितावादी थे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय यात्रियों की जानकारी पर अधिक निर्भर था। उसके अनुसार भारतीय संस्कृति गतिहीन, उसका रूपांतरण पश्चिम विचारों से ओतप्रोत था। जेम्स मिल के प्राच्यवादियों द्वारा व्यक्तव्य किए गए विचारों को अस्वीकार कर दिया गया। इसने भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में विभाजित किया। उसने विलियम जोन्स के विचारों को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं था। ए है आपका ए ओ ह्यूम, बी है जॉर्ज यूल, सी है विलियम वेडरबर्न और डी है हेनरी कॉटन। तो जो इसके जो राइट आंसर है वो है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो थे वो संस्थापक थे, लेकिन उन्होंने कभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। उसके बाद जो हमारा 50वां क्वेश्चन है वो है कि 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नियुक्त किए गए थे। ए है आपका AP सिन्हा एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है KC दासगुप्ता, सैयद हुसैन बेलग्रामी, सी है सर गंगा सिंह एवं आगा खां, डी है CP रामस्वामी अय्यर एवं अली इमाम। जो इसका राइट आंसर है वो है बी, यानी कि KC दासगुप्ता एवं सैयद हुसैन बेलग्रामी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।